10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। अपने पास क्या होगा कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो हमने जो पहले किया था, हमें पता है कि मेटल क्या करते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, ये गेन करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है इसमें कि मेटल जो है लूज़ करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन थी, और नॉन मेटल है वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है, तो अब अगर इसने मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो ये क्या बन गया, इट विल फॉर्म कैटायन। कैटायन मीन्स पॉजिटिव आयन, और उसी तरह से ये क्या बन गया, एनायन, दैट इज नेगेटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब क्या होगा अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ आ जाएं, तो क्या होगा अगर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन पास पास आ जाएं। तो मुझे पता है कि मैं कहता हूं कि मान लो मेटल है M, ये बन गया पॉजिटिव, और मान लो नॉन मेटल है X, ये बन गया नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, तो आंसर है अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये आपस में आयंस चिपक जाते हैं, और इसकी वजह से जो बनता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड्स क्या है, विच इज़ फॉर्म बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अपने को करना क्या है, मेटल लूज़ करेगा और नॉन मेटल गेन करेगा। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि मेटल लूज़ कितने इलेक्ट्रॉन करता है। तो ये हमें याद है 8th क्लास में, हमने 9th क्लास में हमने सीखा हुआ है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल में क्या बताया था उसने कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन उनको कंप्लीट करने होते हैं, ऑक्टेट उनको कंप्लीट करना होता है। तो ऑक्टेट रूल ही हम इसके अंदर लगाएंगे, और ऑक्टेट ही हमें बताएगा कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और दूसरे वाला कितने गेन करेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, इसके बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास सोडियम एंड क्लोरीन है। ठीक है, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का होता है 17। तो ये दोनों आपस में किस तरह से कंपाउंड बनाएंगे, तो उसकी बात करते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। उसी तरह से क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, यानी कि 287। इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 7 है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ना और एक इलेक्ट्रॉन गेन करना तो ज़्यादा इजी एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सोडियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो हम एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 है तो हम इसके सामने 7 क्रॉस लगा देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे भी डॉट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि अलग अलग यूज़ किया जाए। मेटल के लिए डॉट, नॉन मेटल के लिए क्रॉस, या उल्टा भी कर सकते हो, मेटल के लिए क्रॉस, नॉन मेटल के लिए डॉट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको पता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास एक ज़्यादा है, तो ये इससे रिक्वेस्ट करेगा और इसकी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया। जैसे ही सोडियम ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम तो बन गया पॉजिटिव और क्लोरीन बन गया, ये डॉट इसके पास आ गई नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमारे पास आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा और उसने गेन कर लिया और हमारे पास ये कंपाउंड बन गया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास मुझे बनाना है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच में कंपाउंड। तो स्टेप हमारे वही रहेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, यानी कि 282। उसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, दैट इज़ 2,6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम मैग्नीशियम की डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए 2 डॉट लग जाएंगी, क्योंकि लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने हैं, 6, तो इसके साथ 6 क्रॉस लगा देते हैं।
अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा कि रखो, मेरे पास ज़रूरत नहीं है। तो ये बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या था, लास्ट शेल में 8 होने चाहिए, ठीक है, लास्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए। अब इसको लास्ट शेल अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन लेता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाएगी, तो इसलिए इसने 2 छोड़ दिए, ये शेल ही खत्म हो गई, तो ये इसकी लास्ट शेल बन जाएगी। ये हमने 9th क्लास में सीख रखा है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम 2+, और ऑक्सीजन क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6 तो इसके खुद के थे, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने मैग्नीशियम से लिए, तो ये 2- बन गया। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या बन गया हमारे पास, MgO, एंड दिस इज हाउ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, ठीक है। सेम तरीके से आप KCl बना सकते हैं, सेम ही तरीके से आप कैल्शियम ऑक्साइड भी बना सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड सेम तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ एक एग्जांपल इसके और करते हैं। अब मान लेते हैं कि मान लो हमें कहा जाए कि मैग्नीशियम एंड क्लोरीन का बनाओ, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तरीका सेम है, मैग्नीशियम यानी कि 12 दैट इज 282 एंड क्लोरीन 17 दैट इज 287। तो इसके लास्ट शेल में 2 है, हम 2 बना लेते हैं, 1 2। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 है, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 क्रॉस लगा देते हैं। अब मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, इसने एक तो इसको दे दिया, ठीक है, लेकिन दूसरा किसको दे, दूसरा तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो ये इसी तरह से है जैसे कि कोई अगर प्रोग्राम अच्छा चल रहा हो तो आप अपने फ्रेंड को या अपने फैमिली वाले को किसी को बुला के लाते हैं, क्लोरीन भी अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को एक और क्लोरीन को बुला लेगा कि आ जाओ, तुम्हें भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन बट रहे हैं, और यहाँ पर एक क्लोरीन और आ जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन को मिल जाता है और एक इसको मिल जाता है। अब देखो मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला बनता है MgCl2, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन, तो एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 13 दैट इज़ 283, और क्लोरीन है हमारे पास 287। तो इसके लास्ट शेल में 3 है, 3 एक्स्ट्रा है, लेकिन इसको तो एक ही चाहिए, तो इस केस में क्या होगा, ये 3 अलग अलग क्लोरीन के एटम्स को इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा, एक इसको कर देगा, एक इसको और एक इसको, और ये हमारे पास बन जाएगा AlCl3। एक बार इसको नोट कर लो। ये है हमारा इसका लास्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें ध्यान रखनी है, इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट कैसी है, तो फिजिकल स्टेट ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि ये सॉलिड क्यों होते हैं, तो इसका सिंपल सा रीज़न क्या है कि ये बनते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन से। इनके बीच का बॉन्ड कैसा है, वेरी स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, इस वजह से ये सॉलिड है। दूसरा है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। आप इसको NCERT के अंदर देखिए, इसकी कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो अगर मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूँ इसमें, तो सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1074 केल्विन है, ठीक है, और इसी तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 1686 के आसपास, तो इट्स अ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे पास है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके इंटर आयोनिक बॉन्ड्स को, आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। फिजिकल स्टेट के अंदर भी यही है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये सॉलिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोल्यूबिलिटी, तो ये सोल्यूबल है वाटर में, ये पानी में घुल जाते हैं, लेकिन ऑयल्स में इनसोल्यूबल है। तो इसका रीज़न जो है वो ये है कि जो ऑयल्स है, ये जो ऑयल है ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड के बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में जानेंगे, और वाटर के अंदर इनको घुलना आसान है, ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो ये कंडक्टर मतलब इसमें क्या है कि करंट इसमें से पास होगा या नहीं। तो अगर हम इसकी बात करें सॉलिड स्टेट में, तो इसमें से करंट पास नहीं होगा, ठीक है, इसमें से करंट पास नहीं होता अगर ये सॉलिड है तो। लेकिन अगर हम इसको पिघला दें, ठीक है, अगर हम इसको पिघला देते हैं तो इसमें से करंट पास हो जाएगा। और दूसरा है अगर हम इसको पानी में घोल लेते हैं तो भी इसमें से करंट पास हो जाएगा। रीज़न क्या है, पानी में घोलने से या मोल्टन स्टेट में आने से
मोल्टन स्टेट में आने से या पानी में घोल लेने से क्या हो जाएगा, इनके आयंस बन जाएंगे। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे, आयंस की वजह से तो करंट चलता है। ठीक, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3। इसका एक पोर्शन है हमारे पास अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि हमें मेटल्स कैसे मिलते हैं नेचर में। तो वो पोर्शन जो है अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको रिमूव कर दिया गया है, तो हम उस सिलेबस की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अभी आपको करना है, ये आपका 2020 और 21 का सिलेबस है। ठीक है, तो एक बार आप इसको यहाँ तक ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पहले यहाँ तक इस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बाद फिर हम उस पोर्शन को करेंगे जो हमारा सिलेबस से निकाल दिया है, क्योंकि कंपटीशन के अंदर उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उस पोर्शन में से। ठीक है, तो एक बार आप इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।